हेलो एवरीवन। तो कल हम लोग ने थोड़ा सा बेसिक देखा था फिजिक्स में। तो कल मैंने बता रखा था, फिर वहीं से मैं स्टार्ट करता हूँ कि आप कंटिन्यू कर पाओ इस बात को। तो भौतिक राशियाँ मूल रूप से देखा जाए तो एक मूलभूत राशि होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, टोटल 7 होती हैं। उसके बाद दो और राशियाँ होती हैं, एक को बोलते हैं डिराइव, जो दूसरे से हम लोग निकालते हैं, और एक होती है पूरक राशियाँ जिसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री राशि, जिसमें आपने पढ़ रखा हो प्लेन एंगल, समतल कोण रेडियन, और ठोस कोण स्टेरेडियन। अब हमने कल ये भी देखा था कि राशियों को मापने के हिसाब से क्या क्या जरूरतों की आवश्यकताओं की आवश्यकता पड़ती है। तो नंबर 1 पड़ता है कि आपको मैग्नीट्यूड का पता होना चाहिए। नंबर 2 पता चलता है कि आपको दिशा का पता होना चाहिए। तो अगर ये दोनों पता है तो क्या होगा, और दोनों में से कुछ एक की जानकारी चाहिए, दूसरे की जानकारी अगर नहीं चाहिए तो क्या होगा। तो मैंने कल बताया था कि अदिश राशि जो है हमारे पास, अदिश राशि जो है जिसको हम लोग स्केलर भी बोलते हैं, इसमें सिर्फ मान मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, और इसमें दिशा की आवश्यकता, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है। और सिंपल सी भाषा में इसमें जो गणित लगता है वो अर्थमेटिक एडिशन लगता है। सिंपल जोड़, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में कल देखे थे, 2 + 2 को आप जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। पर अगर मैंने कल बताया था कि कुछ क्वांटिटी कुछ ऐसी भी होते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होता है, और जोड़ में आता है अपना क्या, वेक्टर जोड़, वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन में जोड़ने के लिए आपको किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, दिशा का। और ऐसे व्यक्तियों के पास जो वेक्टर होते हैं, मैं उनके पास मान भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। यहाँ तक हम लोगों ने कल कर लिया था, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बता देता हूँ। अब एग्जाम में पेपर क्या आएगा, अब इस बात पे ध्यान रखेंगे कि हमें कोई भी टॉपिक करना है, टॉपिक कर लीजिए, उसको समझ लीजिए और उस पर सवाल बनाइए। जितना ज़्यादा आप सवाल बनाइएगा टॉपिक और आपके पकड़ में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं डे बाय डे टॉपिक कराता जाऊंगा, आपको डे बाय डे एमसीक्यू बनाते चले जाना है। ठीक है। और जब एक पूरा चैप्टर अच्छे से खत्म होगा तो मैं एक एमसीक्यू का भी क्लास आपको ला के दूंगा, जिसमें ढेर सारे एमसीक्यू मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है। जैसे ये सभी के सभी अदिश राशि हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर। पर ये लिस्ट क्यों दिया हुआ है, लिस्ट इसलिए दिया हुआ है कि आप इसको पढ़ के याद कर ले, और याद करने के अलावा इसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मैंने पहले ही क्लास में बताया था कि जब हम फिजिक्स या कोई भी जीएस का सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो साइंस जितना, साइंस के सब्जेक्ट में 80% कॉन्सेप्ट होता है, 20% आपका रट्टा मारना होता है। और जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट उसमें तो 50-50 हिसाब किताब है, 50% समझिए, 50% आपको याद ही करना पड़ेगा। आप बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर का डेट आप बदल नहीं सकते, तो आपको वो याद ही करना पड़ेगा। तो बहुत सारे सब्जेक्ट में 50-50% याद करना पड़ता है, 50% समझना पड़ता है। साइंस में जो भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी हो, इसमें 80% आपको समझना है और 20% का हिस्सा आपको रट्टा मारना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या अंतर होता है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपने आपको समझ लिए, तो ये समझ लिए तो ठीक है। पर पेपर तो यहाँ से आता है कि पूछेगा कौन कौन से अदिश राशियाँ हैं, तो ये जो पेपर आता है, ये पेपर में हमें ये याद करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारे लिख रखे हैं, इसमें कुछ फेमस फेमस है वो मैं बता देता हूँ। फेमस में देखिए, एक तो आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रिक करंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। फिर एक प्रेशर आपसे पूछा जाएगा, और ये तीनों एनर्जी, वर्क और पावर। क्या और बाकी काम का नहीं है सर, और भी काम का है, सारी चीजें याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। पर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाह रहा हूँ, एक आप स्पीड को भी ले सकते हो। ये जो मैंने गोला मार रखा है, ये गोला मारने वाले जितने भी मैंने लेटर्स डाल रखे हैं, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि इस लेटर्स में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ से पेपर ज़्यादा आता है। ठीक है। मतलब ये पेपर में ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं, इसलिए आप इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि PYQ करते समय इसमें से जो जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं उस पर अच्छे से ध्यान रख के आपको इम्पॉर्टेंट तरीके से उस पर क्या करना है, रिवीजन करते चलना है। ठीक है। सिमिलरली
कुछ सदिश राशि हैं जिसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं, वेक्टर राशि यहाँ पर मैंने सारी लिख दी है, ठीक है। अब सर इसको लिख दिया तो ये भी तो याद करने वाला है, इसमें हमें इसमें ऐसा क्या है, याद ही तो करना है, पर मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, उस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो आपको याद करने में आसानी होगी। नंबर 1 कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें क्षेत्र लगा हो, जिसमें जिसके साथ वर्ड में फील्ड लगा हो, ये समझ जाइएगा क्या है, वेक्टर्स है, ठीक है। याद करने का तरीका बता रहा हूं आपको, वैसे तो याद ही करना पर कुछ तरीके से याद किया जाए तो जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। दूसरा फोर्स, देखिए फोर्स, टेंशन भी फोर्स है, नॉर्मल भी फोर्स होता है, फ्रिक्शनल भी फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षणल बल भी बल होता है, वेट भी एक फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स है तो ये भी एक फोर्स है, तो जितने फोर्स होंगे वो वेक्टर होंगे। तो वेक्टर में आपको वर्ड पकड़ना है फोर्स, आपको वर्ड पकड़ना है फील्ड, ठीक है। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, डेंसिटी पर ध्यान रखिएगा, डेंसिटी स्केलर होता है, यहाँ पे फंसोगे एग्जाम में, यहाँ पे आप फंस जाओगे। सिर्फ डेंसिटी जिसको हिंदी में बोलते हैं घनत्व, घनत्व एक अदिश राशि है, पर यही घनत्व जब चुंबकीय फ्लक्स डेंसिटी और विद्युत फ्लक्स डेंसिटी के नाम से आएगा तो इस केस में ये जब इस तरीके से आएगा तो आप इसको क्या मान के चलेंगे, आपको वेक्टर मान के चलना, मतलब आपको फिर एक वर्ड दे देता हूं क्या, फ्लक्स। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जिन नाम के साथ 3F, देखिए फोर्स फील्ड फ्लक्स, फोर्स फील्ड फ्लक्स, कितना इजी हो गया, फोर्स फील्ड और फ्लक्स, जिसमें ये नाम जुड़े ये मान के चलिएगा वेक्टर होता है। फोर्स फील्ड और फ्लक्स जिसमें जुड़ेगा वो मान के चलना है क्या, वेक्टर होता है, ठीक है। चलिए यहां तक हम लोगों ने कल देखा था, तो कुछ एग्जाम्पल हमने किए। अब सवाल आता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां, स्केलर है, वेक्टर है, फंडामेंटल है, डिराइव है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, इनसे क्या होगा। तो इनसे जो चीजें होंगी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें यूनिट देखने हैं, ठीक है, यूनिट देखना है। तो यूनिट में हम पहले देखते हैं लेंथ को, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करें तो फंडामेंटल क्वांटिटी में हम पहले लेंथ की बात करते हैं, ठीक है। तो लेंथ की अगर बात की जाए तो इसके लिए मैं एक, देखिए पेपर अगर लेंथ से आता है, लंबाई से आता है, ध्यान से सुनिएगा, लेंथ से अगर पेपर पूछे जाएगा तो लेंथ में आपसे दो ही पेपर पूछा जाएगा, स्मॉल लेंथ और लार्ज लेंथ, स्मॉल लेंथ और लार्ज लेंथ। स्मॉल लेंथ क्या होगा, जितना छोटा लेंथ होता चला जाएगा उसको स्मॉल में बोलेंगे, लार्ज मतलब बहुत ज्यादा बड़ा लेंथ, जैसे 10,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 1,00,000 किलोमीटर, इस तरीके की लंबाई को हम लोग लार्ज लेंथ में रखते हैं। स्मॉल लेंथ में सबको पता है कि पहला नंबर पे आता है फॉर एग्जांपल मिलीमीटर, इसको mm लिखते हैं, इसकी वैल्यू होती है 10 के पावर -3 मीटर। फिर आता है माइक्रोमीटर, फिर आता है माइक्रोमीटर, याद रखना माइक्रोमीटर का ही दूसरा नाम होता है माइक्रोन, माइक्रोमीटर का ही दूसरा नाम होता है माइक्रोन, ये होता है 10 के पावर -6 मीटर, ठीक है। फिर आता है नैनोमीटर, नैनोमीटर, नैनो का मतलब ये 9 होता है तो 10 के पावर -9 मीटर। फिर और छोटे में आता है एंगस्ट्रॉम, इसको ए और नॉट से दिखाया जाता है, कोई पूछे एक एंगस्ट्रॉम की मान कितना होता है तो 10 के पावर -10 मीटर। फिर आता है एक फर्मी, फर्मी की वैल्यू होती है 10 के पावर -15 मीटर। ये सब जो मैंने बताया ये सब लंबाई की ही इकाई कहलाती है, पर सभी लंबाई कैसी होंगी, स्मॉल होंगी, छोटे लेंथ को नापने में ये काम आता है, ठीक है। पर अगर हम बात करें कि लंबाई तो लंबी भी हो सकती है ना, बहुत बड़ी लंबाई भी तो हो सकती है, लंबाई लेंथ बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो इसमें इसमें कुछ आते हैं, तो पहला आता है खगोलीय इकाई, फिर आता है प्रकाश वर्ष,
प्रकाश वर्ष लाइट ईयर, और एक आता है पारसेक। एक आता है क्या, पारसेक आता है। ठीक है, तो छोटे वाले में इस बात को ध्यान रखना, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है एक फर्मी का मान कितना, माइक्रोन का मान कितना, नैनोमीटर में कितना होता है, मिलीमीटर में कितना होता है, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू का मान कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत बेसिक चीजें हैं, इसमें गलती मत कीजिएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब आते हैं इनकी बड़ी इकाइयों में। तो बड़ी इकाइयों में पहला आता है खगोलीय इकाई। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कोई पूछे खगोलीय इकाई क्या होता है, कोई आपसे पूछ दे कि खगोलीय इकाई जिसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या छोटे फॉर्म में AU बोला जाता है, ये होता क्या है। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए देखिए, अगर हमारे पास सन है सेंटर में, तो इसके चारों ओर थोड़ा सा ये इसके चारों ओर मान लीजिए अर्थ, इसके चारों ओर अर्थ चक्कर लगाता है। तो ये सन और अर्थ की जो दूरी है, जब ये अर्थ यहां पहुंचेगा तो कभी दूरी कम होती है और कभी दूरी ज्यादा होती है। तो कभी सन और अर्थ के बीच की दूरी बहुत कम हो जाती है और कभी सन और अर्थ की दूरी ज्यादा हो जाती है। तो इस केस में होता क्या है कि जब हम पूछें आपसे कि भाई सन और अर्थ के बीच में दूरी कितनी होती है बताओ, तो इसके दो आंसर निकल के आ जाते हैं। कोई सबसे कम दूरी बताए वो भी सही है, कोई सबसे ज्यादा दूरी बताए वो भी सही है। तो ऐसी समस्या में हम कौन सी दूरी को एग्जाम या फिजिक्स या साइंस में पढ़ते समय हम मान के चले, तो हम लोग लेते हैं क्या, एक औसत दूरी। क्या ले लेते हैं हम लोग, एवरेज डिस्टेंस। और यही एवरेज डिस्टेंस को किसके किसके बीच में लेना है आपको, सन और अर्थ के बीच में औसत दूरी जो लेंगे, यही औसत दूरी याद रखिएगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। यही औसत दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाता है। क्लियर कट है। तो क्यों कहलाता है और ये औसत दूरी क्यों लेनी पड़ती है, औसत दूरी इसलिए लेनी पड़ती है कि विज्ञान में अगर किसी के बीच की दूरी निकाली जाए और वो दूरी का मान कभी भी फिक्स नहीं है, कभी कम हो जाता है कभी ज़्यादा हो जाता है, तो इस केस में हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि जो दूरी लेनी होती है वो औसतन दूरी लेनी होती है। तो पृथ्वी और सन के बीच में जितनी दूरी है उसको एक खगोलीय इकाई कहा जाता है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। एग्जाम में क्या काम का है, तो इसकी परिभाषा काम का है, याद रखिएगा। अर्थ और सन के बीच का क्या है, औसत दूरी है, एवरेज डिस्टेंस है। ठीक है, इसकी वैल्यू बहुत जरूरी है, तो इसकी वैल्यू याद रखिएगा। और इसमें आप गलती करोगे, इसलिए मैं एक छोटा सा चीज और बता देता हूं जो एग्जाम में आपको गलती करने से बचाएगा। मान लीजिए 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर एक खगोलीय इकाई की मान है, ये याद करना ही पड़ेगा। ये कैलकुलेट किया गया है पहले से विज्ञान में, इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसको हमेशा इतना ही माना जाता है। पर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मान कितना है और आंसर मीटर में ना दे के क्या दे दे, किलोमीटर में दे दे, तो जब किलोमीटर में देगा ना तो याद रखिएगा आप इसको हमेशा 1000 से भाग देना। 1000 मतलब होता है 10⁻3 से भाग देना। तो 10⁻3 नीचे है, 10⁻11 ऊपर है, तो बचेगा ऊपर कितना, 8। तो अगर आपसे सेम क्वेश्चन पूछ दे, आपसे अगर सेम क्वेश्चन पूछ दे और आंसर मीटर में ना दे के किलोमीटर में दे दे, तो इस बात का ध्यान रखना कि ये गलती मत करके आना कि 10⁻11 को ही टिक करना, किलोमीटर में चीज़ें बदल जाएंगी।
जब मीटर से किलोमीटर में बदलना हो और पावर पॉजिटिव हो तो 3 घटा दीजिएगा, अगर पावर निगेटिव हो तो 3 बढ़ा दीजिएगा। क्लियर कट है? पावर नेगेटिव हो तो 3 बढ़ा देना और पावर पॉजिटिव हो तो 3 घटा देना, 10 के पावर को। तो 11 था, घट के कितना हो गया? 8 हो गया। तो जरूरी नहीं है सर कि आपको हमेशा आंसर मीटर में मिले, किलोमीटर में भी मिल सकता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, धरती और सन की दूरी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है, हमने बात कर ली है। मंगल और सन के बीच की दूरी 1.52 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। और बृहस्पति ग्रह का सन से, जुपिटर का सन से जो दूरी होता है वो 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है। मतलब धरती से धरती सन से जितनी दूरी पर है उससे लगभग 5 गुना की दूरी पे कौन है? जुपिटर है। ये वैल्यू याद करना है कि नहीं? तो आंसर याद नहीं करना, आपको बस धरती और सन का याद रखना है और ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ये आपके काम का है। ठीक है, और छोटी सी बात मैंने बताई, फिर रिपीट कर देता हूँ। मीटर में पढ़ते हो तो क्वेश्चन किलोमीटर में आ सकता है, और किलोमीटर में पढ़ते हो तो क्वेश्चन मीटर में भी आ सकता है। तो उसको बदलना ना भूले, इस बात का ध्यान रखें। इसी को बोलते हैं एग्जाम में सिली मिस्टेक हो गया, जल्दी जल्दीबाजी में छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान नहीं दी। तो बड़े यूनिट में एक पहला नाम आता है क्या? खगोलीय इकाई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पहले इसे देखते हैं, प्रकाश वर्ष। क्या है? प्रकाश वर्ष। तो इसको पहले समझते हैं, फिर बोर्ड पे वापस आएंगे। आपसे पूछा गया प्रकाश वर्ष, इसको बोलते हैं बहुत ही फेमस लाइन, लाइट ईयर। लाइट ईयर सबसे बेसिक क्वेश्चन जो कभी ना कभी आपने पढ़ा होगा, ये क्या है? प्रकाश वर्ष क्या है? तो एक यूनिट है। यूनिट है तो सर किसका यूनिट है? तो ये यूनिट है डिस्टेंस का, ये यूनिट है दूरी का। किसका है? ये डिस्टेंस किसका यूनिट है? दूरी का यूनिट है। ठीक है, अब सवाल आता है इसमें है क्या? तो इसमें है एक वर्ष, 1 ईयर, जो लगभग 365.25 डेज के बराबर होता है। थोड़ा सा दिन को घंटे में बदला जाए, एक दिन में 24 घंटे, फिर 24 घंटे को मिनट में बदला जाए। इतने सारे घंटे को आप मिनट में बदलोगे तो सिंपल सी बात है, आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे बात? तो उसके बाद अगर आप इसको सेकंड में बदलना चाहते हो तो ये जितना मिनट है उसमें सेकंड करने के लिए फिर 60 से क्या करिए? मल्टीप्लाई। तो एक साल में इतना सेकंड होता है। जब आप अपना हैप्पी बर्थडे मनाते हो तो इतना सेकंड आप जी लेते हो, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आता है फिर प्रकाश। प्रकाश में हो गया अपना क्या? लाइट। और लाइट की जो चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। देखिए, अगर मुझे डिस्टेंस का यूनिट है तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। आप सभी को पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। थोड़ा स्पीड देखें, स्पीड है ये प्रकाश की। अब मुझे इसमें टाइम से मल्टीप्लाई करना है, तो टाइम मेरे पास ये रहा। ये सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड में है। सेकंड सेकंड कट जाएगा, बचेगा केवल क्या? मीटर। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपको एक आंसर आ जाएगा। इसी आंसर की जो वैल्यू होगी उसको हम बोलेंगे क्या? 1 लाइट ईयर। क्लियर कट है? देखिए, एग्जाम में आएगा तो क्या है? एक प्रकाश एक साल में निर्वात में, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसमें? निर्वात में, वैक्यूम में। प्रकाश एक साल में निर्वात में जितनी दूरी तय करता है, प्रकाश अगर लाइट ट्रेवल करना चालू करे, लाइट चलना चालू करे और एक साल तक चलता रहे, रुके कहीं नहीं, और किस मीडियम में?
निर्वात माध्यम में, तो कहीं 1 साल के बाद तो पहुंचेगा। तो जब वो दूरी तय कर लेगा 1 साल के बाद, तो जितनी दूरी तक वो पहुंचेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या, लाइट ईयर। तो पूछे प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश के द्वारा निर्वात माध्यम में 1 साल में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक तो परिभाषा आ सकता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता कितना है, तो ये होता है 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। मैंने बताया था कि किलोमीटर में जब लिखना हो, 10 के पावर अगर पॉजिटिव में है तो 3 घटा देना है, 10 के पावर अगर निगेटिव में है तो 3 बढ़ा देना है। तो अगर हम इसको किलोमीटर में लिखे तो 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर, 10 के पावर 12 किलोमीटर। क्लियर कट है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिए, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, लिखना होगा तो लिख भी लीजिएगा, नहीं तो नोट्स जो मैं दूंगा उसमें लिखा रहेगा सारी चीजें, ठीक है। प्रकाश के द्वारा निर्वात माध्यम में 1 साल में जितनी दूरी तय की जाती है उस दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। पहली बात तो ये प्रकाश वर्ष, ठीक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो भैया ये इकाई है मात्रा किसका है, डिस्टेंस का है। कैसा डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस। मैंने थोड़ा देर पहले आपको पढ़ाया था, हम डिस्टेंस आज पढ़ेंगे। डिस्टेंस आज पढ़ेंगे तो लार्ज डिस्टेंस में, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी लार्ज डिस्टेंस का है, प्रकाश वर्ष भी लार्ज डिस्टेंस का है। क्लियर कट है, चलिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, अब आते हैं पार्सेक। पार्सेक, तो पहली बात तो पार्सेक क्या है, तो सबसे बड़ी दूरी की मात्रक, सबसे बड़ा यूनिट, सबसे बड़ी दूरी की मात्रक क्या है, पार्सेक है। उसके बाद आता है लाइट ईयर, उसके बाद आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसको हम लोग खगोलीय इकाई बोलते हैं। पर ये है क्या चीज, थोड़ा ये भी जानना जरूरी है। देखिए देखिए मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। एक सर्कल पे आप केंद्र से 2 पॉइंट ले लो, पॉइंट ए और पॉइंट बी, तो ये रेडियस ही कहलाएगा। ये तो क्या कहलाएगा, रेडियस। ये जो पॉइंट है ये 0 मान लीजिए, ये इस सर्कल का क्या कहलाएगा, केंद्र। और केंद्र पर ये वाला जो पॉइंट है ए से बी तक का, इसको बोलते हैं चाप, और इंग्लिश में इसको मान लीजिए क्या बोलते हैं, आर्क। और यहाँ पे कोई ना कोई क्या बनता है, कोण बनता है, ठीक है। ये बेसिक क्यों बताया, बताने का कारण है। तो आप ऐसा एक चाप बनाओ, ध्यान सुनो, आप एक ऐसा एक चाप बनाओ इस पॉइंट पे, तो मान लीजिए पॉइंट ए है, पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। अगर ध्यान रखिए, अगर आपने इस ए और आर्क की लंबाई कितनी रखी है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर रखा है, जिसकी वैल्यू आपको मैंने बताया था इतनी है, तो ये जो रेडियस बनेगा का, ये जो रेडियस बनेगा इसकी लंबाई निकालिएगा तो ये निकलेगा 1 पार्सेक। ये पार्सेक इस लंबाई को बोला जाता है, समझने के लिए, ठीक है। अगर आपने आर्क की लंबाई कितनी ले रखी है, 1 AU ले रखा है, तो जो रेडियस बनेगा उसकी लंबाई पार्सेक कहलाएगी मैथमेटिकली। पर एग्जाम में ऐसे तो करना नहीं है, एग्जाम में तो पूछा जाएगा कि पार्सेक क्या होता है। तो पहली बात, जो पार्सेक होता है सबसे दूरी की सबसे बड़ी मात्रक होती है, ठीक है। अब आता है इसके कितना बड़ा होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो वैल्यू देखो इसकी कितनी होती है, देखो यहाँ पर, तो 1 पार्सेक होता है 3.0
0.0858 इंटू 10 के पावर 16 मीटर, 10 के पावर 16 मीटर। और आपको पता है, आपने ज्योग्राफी में कहीं पढ़ रखा होगा कि सबसे जो नियरेस्ट स्टार है प्रोक्सिमा सेंचुरी, धरती से जो सबसे नजदीक का स्टार है सन के बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी, उसकी दूरी है 1.3 पारसेक। 1.3 पारसेक मतलब इसको 1.3 से गुणा करके जो दूरी निकलेगी वही दूरी आपकी प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार की है धरती से। क्लियर कट है यहाँ पे? तो कोई पूछे, कोई पूछे कि सबसे बड़ी इकाई, तो आपको बताना है पारसेक, पारसेक से छोटी इकाई लाइट ईयर, और इन तीनों में सबसे छोटी इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये याद रखिएगा, ये बढ़ते क्रम में है, सॉरी घटते क्रम में है, सबसे बड़ा उससे छोटा और उससे छोटा। तो ये सब भी एग्जाम में आते हैं, इस बात को आप क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए ठीक है, अब टाइम को मेजर कर लिया जाए। तो टाइम में कुछ परिभाषा है और उसके कुछ टाइम बेसिक चीजें हैं, आपको उस पर ध्यान रखना है। सोलर सौर दिवस मनाया सौर दिवस किसको बोलते हैं या दिन किसको बोलते हैं? जिसमें 24 घंटा पूरा पूरी हो, जिसमें पूरे के पूरे 24 घंटे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? आपका सोलर डे और सौर दिवस। ठीक है, फिर आता है नक्षत्र वर्ष, जो कंप्लीट धरती को एक चक्कर लगाने में सूरज के जितने टाइम लगता है, ठीक है, सॉरी अपने अक्ष पे जितना वो घूम के पूरा चक्कर लगाती है, उसमें एक्यूरेट 24 घंटे नहीं लगते। 24 घंटे नहीं लगते तो इससे कितना लगता है? तो उसमें जो लगता है टाइम, याद रखिएगा, 23 घंटे 56 मिनट, ठीक है, और 4 सेकंड लगता है। हम इसको राउंड फिगर में अपनी घड़ियों में क्या मान लेते हैं? 24 घंटे के हिसाब से मान लेते हैं। तो अगर 24 घंटा मानिएगा तो सोलर डे कहलाएगा। ठीक है, और नक्षत्र वर्ष अगर मानना चाहते हैं, वर्ष लिखा गया गलती से, नक्षत्र दिन मान के चले तो ये समय होता है, ध्यान रखिएगा, क्या? 24 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ठीक है, क्लियर कट है? और ये पूरा घूमने का क्या होता है? अपना अपना टाइम माना जाता है। देखिए यहाँ पे, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन फुल रोटेशन रिलेटेड टू ए फिक्स स्टार। एक कंप्लीट रोटेशन में जितना समय लगता है, याद रखिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेडिशियल डे। और नक्षत्र दिन बोला जाता है, जो 24 घंटे का नहीं होता एकदम, और यही टाइम एक्चुअल टाइम है, पर हम अपने पूरे घड़ी में जो टाइम यूज करते हैं वो होता है सोलर डे। ठीक है, परिभाषा याद रखना है और ये टाइम याद रखना है। ये छोटा दिन होता है और ये थोड़ा बड़ा दिन होता है। ये कितना बड़ा है तो आप देख लीजिए यहाँ पर 3 मिनट, ठीक है, 56 सेकेंड बड़ा होता है। फिर आता है सौर वर्ष, सोलर ईयर किसे माना जाता है? ठीक है, तो सोलर ईयर में हम लोग इसको 365 दिन मान के चलते हैं, पर एक्चुअल में 365 दिन नहीं होता, 365.24442। और इसको कभी कभी हम लोग ने अभी लाइट ईयर वाले चैप्टर में, लाइट ईयर वाले में इसको 365.25 मान के चलते, पर हम लोग कैलेंडर के हिसाब से चला जाता है, इसको हम लोग नहीं मानते। एक साल इसी को माना जाता है। तो एक साल में इतने दिन होते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं सौर वर्ष। पर अगर ये दिन पूरा पूरी 365 की जगह 366 हो जाए, आप सभी को पता, मैथ में आपने पढ़ रखा होगा, लीप ईयर का होता है। लीप ईयर में याद रखिएगा, जांचने के लिए 4 से भाग देना पड़ता है, और सेंचुरी ईयर हुआ तो उसको 400 से भाग देना पड़ता है या 100 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर कट यहाँ पे? फिर आता है चंद्रमास। चंद्रमास क्या है तो आपको मैंने बता दूं एक बार फिर से। देखो, सन का चारों ओर चक्कर लगाता है क्या? मान लीजिए अपना अपना अर्थ, और अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है मून। तो मून को धरती के चारों ओर चक्कर लगाने में, ठीक है, जो समय लगेगा, ठीक है, उसी को हम लोग लूनार मंथ मानेंगे और चंद्रमास मानेंगे। देखिए क्या इसका मतलब है? लूनार मंथ इज ए टाइम टेकन बाय द मून टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ रिलेटिव टू द सन।
धरती के पूरे चारों ओर चक्कर लगाने में, जैसे सन के चारों ओर पूरा चक्कर पूरा कंप्लीट करने में जैसे हम लोगों को पूरा 1 साल लग जाता है, 365 दिन लग जाता है धरती को, उसी धरती का पूरा चारों ओर चक्कर लगाने में मून को लगता है जो दिन, उसको बोलते हैं चंद्रमास। और उसी चंद्रमास को हम लोग बोलते हैं क्या, आपका 29 दिन, 29.53 दिन के बराबर होता है। 29.53 दिन के क्या होता है, बराबर होता है। ये सब किसकी बात हो रही है, तो ये सब बात हो रही है कि हम लोग ये बात कर रहे हैं किसके, समय का। लाइट ईयर जब बात कर रहे थे हम लोग, जब लाइट ईयर की बात कर रहे थे तो ये हम लोग बात कर रहे थे किसकी, ये हम लोग बात कर रहे थे डिस्टेंस का। ये हम लोग बात कर रहे थे किसकी, डिस्टेंस का। तो इस तरह से बेसिक बेसिक चीजें आप पढ़िए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कल हम लोग लेके आएंगे यूनिट सिस्टम, फिर हम लोग देखेंगे मास को कैसे मेजर करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे डायमेंशन नाम की क्या चीज़ होती है। तो ढेर सारी चीज़ें हमारे पास अभी अवेलेबल है, हम लोग धीरे धीरे ही पढ़ेंगे, ज़्यादा आप इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। परेशान होने की आपको इसमें खास ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कल का पीडीएफ बाई चांस मिस्टेक से रह गया था, बोर्ड पीडीएफ डिलीट हो गया था, जिसके कारण से कल बोर्ड पीडीएफ अपलोड नहीं हो पाया। आज का बोर्ड पीडीएफ अपलोड होते चला जाएगा। जब ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा यूनिट एंड डायमेंशन, तो मैं इसका एक लेक्चर नोट्स आपको अपलोड करा दूंगा, ठीक है। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ और आपके पास जो किताबें हैं, आपके पास जो मटेरियल है, उसी से पढ़ के एमसीक्यू बनाते रहिए। फाइनली जो नोट्स मिलेगा आप उस नोट्स को पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ इस चैप्टर से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस, जब जिस दिन ये चैप्टर खत्म होगा उसका अगला क्लास एमसीक्यू का रहेगा, तो मैं एमसीक्यू कराऊंगा। तो एमसीक्यू और चैप्टर, उसके बाद नोट्स, उसके बाद आपका खुद का मटेरियल और खुद के कॉन्सेप्ट, ऐसे आप पढ़िए। आप मानिए कि फिजिक्स के सारे सवाल आपके से बनेंगे, कोई एक सिंगल सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है। साइंस में 30 सवाल आते हैं, आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बीपीएससी अगर लेती है तो लगभग 30 आते हैं, 25 से 30 मान लीजिए। तो कम से कम मैं ये मानना चाहता हूँ कि उसमें अगर आपके फिजिक्स के 10 सवाल या 8 सवाल या 9 सवाल भी आते हैं तो 9 का 9 बन जाए। अगर आप किसी सब्जेक्ट में पूरे के पूरे सवाल बनाते हो तो आपके बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं क्या, पीटी निकलने का। अगर साइंस में अगर आप 10 सवाल बनाते हो, 10 में से 3 गलत हो जाता है, 3 गलत हुए तो 1 नंबर चला गया, तो 4 गलत हो गए, 4 गलत हो गए तो 6 नंबर से तो ठीक है, बाउंड्री लाइन पर अटकोगे। पर 10 के 10 बन जाए तो 3 नंबर बहुत होता है। अरे पॉइंट, ये तो मैं मान के चलता हूँ बीपीएससी में तो 0.25 नंबर भी बहुत बड़ा नंबर है। आप तो 3 नंबर की बात कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, समझ लो। तो कुछ कुछ आपको अगर एग्जाम प्रीलिम्स एक बार में अटेम्प्ट करके निकालना है तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ते हैं। कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे मजबूत होने चाहिए जिसमें आप लगभग 100% अंक ला पाए। 10 सवाल पूछे तो 10 के 10 राइट हुए, जैसे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बिहार हिस्ट्री हो गई, बिहार ज्योग्राफी से जो भी पूछा जाता है उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आ सकता है। तो आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट फिल्टर करने पड़ेंगे, अलग करने पड़ेंगे, जिसमें आपकी इतनी अच्छी पकड़ हो कि उसमें जब भी सवाल पूछे जाए और आप पेन उठा के सॉल्व करो तो सॉल्व होने के बाद आंसर क्या निकले, राइट निकले। इस लेवल की तैयारी होती चली जाएगी आपकी। अगर जिस दिन कंप्लीट हो गया इसी लेवल की तैयारी, आपके प्रीलिम्स जो एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड एग्जाम होते हैं वो कभी नहीं रुकेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके आगे पढ़ते हैं। कल के क्लास में हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन को कंप्लीट खत्म कर देंगे। बहुत लंबा लंबा क्लास इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि पहले आपके धीरे धीरे आदत लग जाए कि इससे आपको हाँ धीरे धीरे हाँ 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है, 1 घंटा पढ़ना है। 1 घंटा रोज पढ़ो फिजिक्स, यार बहुत शानदार फिजिक्स हो जाएगी, आपके 10 में से 10 ही आएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके आगे।